हेलो फ्रेंड, दिस इज कल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 का जो दिसंबर वाला पेपर है, ठीक है, वो आप लोग का पेपर देखिए जो होने वाला है सी टेट का, वो आप लोग का जनवरी 2024 में होगा। ठीक है, यहाँ पर 24 कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैंने सारा पीडीएफ पहले ही बना करके रेडी कर लिया था, इसलिए मैंने 23 लिख दिया था। ठीक है, तो आप लोग के जो क्लास में चलेंगे, अब न्यू पीडीएफ बनेगा तो उसमें 2024 के ही आपके मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है, डेली हम लोग देखिए आपके साथ, यानी कि आप और हम मिल करके हम दोनों लोग डिस्कस करते हैं, हम सभी लोग साथ में, कि जो आपके इम्पोर्टेंट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना, ठीक है, या फिर आप लोग लर्न विथ अल्पना के नाम से सर्च करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें तुरंत आप लोगों के पास वो वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, और जो लोग होम साइंस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, वो लोग भी कंटिन्यू चैनल पे बने रहें, आज से उनका भी क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सीडीपी का। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड, जो भी हमारे क्वेश्चन है ये आपके क्या बोलते हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पहले ही देखिए खाली स्थान है, इसके बाद है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, स्थूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है आपका भागना, दूसरा है पकड़ना, तीसरा है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, चौथा है निचोड़ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लीजिए आपको कि एक होता है आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल, दूसरा होता है आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ठीक है, स्थूल और एक सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसे ग्रास मोटर और फाइन मोटर बोला जाता है, तो यहाँ पर स्थूल की बात की गई है। ठीक है, स्थूल में जो है आपका, वो आपका भागना आ जाता है, जैसे कि जिसमें बड़ी मांसपेशियां जो होती हैं उस कार्य करता है। जैसे कि आप देखिए भाग रहे हैं तो आपका पैर, यानी कि पैर की जो बड़ी मांसपेशियां है वो कार्य कर रहे हैं। यदि आप किसी को पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप हाथ से पकड़ रहे हैं, हाथ के जो आपका पंजा है, अंगुली है, उसके माध्यम से पकड़ रहे हैं। ठीक है, रेखाएं खींच रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए उंगलियों के माध्यम से आप रेखाएं खींच रहे हैं। निचोड़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप नींबू को निचोड़ रहे हैं, तो देखिए आपकी उंगली जो है वो कार्य कर रही है। ठीक है, उंगली की जो छोटी मांसपेशियां है वो काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए आपसे स्थूल गत्यात्मक कौशल पूछा है, जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियां कार्य करती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका पहला हो जाएगा, भागना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अधिकतर पेन पकड़ना सीखने से, ठीक है, बच्चे अधिकतर पेन पकड़ना सीखने से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत से छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। पहला ऑप्शन है आपका आस पड़ोस और मुद्रक संचार, दूसरा है विद्यालय और कानून, तीसरा है सामाजिक नीति और धर्म, और चौथा है परिवार और आस पड़ोस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, हमने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें सभी से एक समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो सी टेट का आपका जो सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन पेपर पास वाले आते हैं, इसमें जो समाजीकरण है ये एक चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, द्वितीयक संस्थाएं और जो तृतीयक संस्थाएं हैं, ठीक है, इन तीनों के बारे में विशेष रूप से जानकारी ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं है वो आपका परिवार और आस पड़ोस होगा। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब वो अमूर्त रूप से, निगमनात्मक का मतलब होता है अमूर्त रूप से, बच्चे कब सोचते हैं जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके जीन पियाजे हैं, ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चों के। तो यहाँ पर जिसमें आपसे निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं बच्चे, उसके बारे में पूछा है, तो ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी लॉन्ग है क्वेश्चन, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर, ठीक है, समझाएंगे आपको बाद में हम,
पहले पढ़ लेते हैं। दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं कि एक ये 5 वर्षीय जो रीना है, ठीक है, इनको दो यानी कि पारदर्शी गिलास दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक चौड़ा है, छोटा है, दूसरा एक लंबा है और संकीर्ण था, ठीक है। जो चौड़ा था उसमें उसने जब दूध को डाला, ठीक है, तो उसको ये बराबर मात्रा में दिखाने के लिए, ठीक है, जो रीना है उसने सहमति जताई, ठीक है। बाद में जब लंबे वाले गिलास में दूध डाला गया तो उसकी अपेक्षा रीना का कहना था कि जो लंबा गिलास है उसमें दूध जो है वो छोटे चौड़े वाले गिलास की अपेक्षा जो दूध है वो ज्यादा है। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या जताता है, यानी कि जो 5 वर्षीय रीना है वो मतलब कि विकेंद्रीकरण में कठिनाई हो रही है उसको, ठीक है, इसलिए वो बता नहीं पा रही, क्योंकि दूध तो देखिए समान है, लेकिन एक जो गिलास है वो छोटा चौड़ा है, ठीक है। अगर चौड़े गिलास में आप पानी डालते हैं तो उसमें कम मात्रा में आएगा, लेकिन वही पानी आप अगर लंबे गिलास में डाल रहे हैं तो वहां पर वो पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो जो 5 वर्षीय रीना है वो विकेंद्रीकरण में कठिनाई, यानी कि वो विकेंद्रीकरण दोनों में अंतर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका है अगला कि अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, ठीक है। यानी कि अनु कोई छात्रा है, वो कहती है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आपका आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होगा, ठीक है। यानी कि जो अनु का तर्क है उसने यानी कि वो कहती है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं, ठीक है। तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है फ्रेंड्स, ठीक है, उनमें जो अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है उसमें ये आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ले वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा सही तरीका है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर नहीं वाले नहीं बल्कि जो बिल्कुल करेक्ट है, सबसे उपयुक्त आंसर है वही आपको बताना है, ठीक है। पाठ यानी कि सहायता करना, हेल्प करना, ठीक है। पहला ऑप्शन है उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना। दूसरा ऑप्शन है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना। तीसरा है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। चौथा है बिना चर्चा के सीधा जवाब बता देना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पाठ देने की बात की जा रही है, जहां पर आप बच्चों को सहायता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवाइगोत्स्की के अनुसार होती है कि जब बच्चों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, यानी कि जब बच्चों को जरूरत हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एज ए टीचर हैं तो उन्हें संकेत करिए, इशारे दीजिए, ठीक है, यही उनका पाठ होता है ले वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, कि जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया, ठीक है। आपको बताना है कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने निम्न में से किसी सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। पहला ऑप्शन है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, जो कि बिल्कुल गलत है, इस पे इन्होंने यानी कि अपना जो बढ़ावा है वो नहीं दिया है रट्टाफिकेशन पे, ठीक है, सॉरी। दूसरा है आपका सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल नहीं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट बनेगा आंसर आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है वो एक प्रगतिशील कक्षा से है, ठीक है, यानी कि ठीक है, चलिए समझाएंगे आगे बाद में आपको।
क्वेश्चन है आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है, ठीक है। यानी कि जो कक्षा एक प्रगतिशील होती है, ठीक है, इसमें जो अधिगमकर्ता होते हैं इनको किस तरह से समझा जाता है। पहला ऑप्शन है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, जो कि बिल्कुल सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पर सक्रिय आया है, ठीक है। यहाँ पर आपका सक्रिय आता है ऑप्शन, वो आपका ऑप्शन पहले ही पॉजिटिव है, आप लोग देखते ही टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है केवल व्याख्यान विधि से सीखने के लिए, जहां पर देखिए केवल आता है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम, असक्षम नहीं बल्कि सक्षम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, ठीक है। यानी कि जो रजनी है उसने कोई वस्तुओं को देखा है तो उसके जो मानसिक चित्रण है और परिवर्तन है, ठीक है, इसमें वो बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है भाषाई, दूसरा है संगीतीय, तीसरा स्थानिक और चौथा अंतर्वैयक्तिक। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका स्थानिक बुद्धि आ जाएगा, ठीक है। स्थानिक बुद्धि में ऐसा ही होता है जहां पर आप चित्रण को देख रहे हैं और उसमें परिवर्तन करने में आप बहुत कुशल हैं, ठीक है। तो ये आपका स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है, ठीक है। और इन्होंने आप लोग जान लीजिए कि 8 प्रकार की बुद्धि बताई है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अपने विचारों का मौखिकीकरण अक्सर मदद करता है, यह कथन क्या सुझाता है। यानी कि जो जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अपने विचारों का मौखिकीकरण अक्सर मदद करता है, यह कथन क्या सुझाता है। पहला ऑप्शन है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है भाई। देखिए जो भाषा और संज्ञान होता है ये दोनों ही संबंधित होते हैं। दूसरा है जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो जैविक परिपक्वता है वो आपकी भाषा विकास के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है कि भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है आपका वो जेंडर से संबंधित है, ये भी आपका देखिए सीडीपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेंडर, ठीक है। आपको बताना है जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संकल्पनाओं के द्वारा साकार होती है, देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पर फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन है गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्मजात जैविक गुण है, ऐसा भी नहीं है। सामाजिकरण की संस्थाओं में प्रभावित नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभावित 100% ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जेंडर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आपका लिंग कि आप स्त्री लिंग है पुरुष लिंग है, ये आपका सामाजिक संकल्पनाओं के द्वारा साकार होती है, ठीक है। और जो आपका सेक्स होता है फ्रेंड्स वो आपका देखिए बायोलॉजिकल होता है वो, ठीक है। लेकिन जो जेंडर होता है वो आपका सोशल होता है, यानी कि सामाजिक द्वारा, यानी कि समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आप बॉयज हैं तो आप ये कार्य करेंगे, आप गर्ल्स हैं तो घर में खाना बनाएंगी, बॉयज है तो बाहर का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो जेंडर होता है ये आपका सामाजिक संकल्पनाओं द्वारा साकार होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्या है कि विभिन्न सामाजिक समूह आर्थिक और, ठीक है, समूह नहीं है, विभिन्न सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन। पहला ऑप्शन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए आप जिस संगति में रहेंगे वैसे ही आपके गुण भी होंगे, ठीक है। साथ साथ रहने से वैसे ही संगति का बहुत ही
बड़ा यानी कि प्रभाव पड़ता है या कुप्रभाव जो भी आप कह सकते हैं इफेक्ट, ठीक है, वो देखिए संगति, यदि आप चोर के साथ है तो चोर में ही आपकी गिनती होगी, यदि आप राजा के साथ है तो थोड़ा बहुत अच्छे कर्म है, ठीक है, राजा के ही साथ आप गुने जाएंगे यानी कि बोले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध करता है, बिल्कुल नहीं। गलत है क्योंकि इसे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा है गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपका पहला ही सही होगा कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, ऐसा 100% हम मान सकते हैं। और आपकी एनसीईआरटी भी पहले ही ऑप्शन को टिक किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसके पहले हमने कौन सा ऑप्शन दिया था, हाँ ठीक है चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, पहला है आपका संदर्भित, दूसरा है मानकीकृत, तीसरा है मानदंड संदर्भित और चौथा है अध्यापक अभिमुखी। तो देखिए फ्रेंड जो अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपका संदर्भित होना चाहिए, ठीक है। जहां पर आपका संदर्भ सहित या फिर संदर्भित आ जाए, ये आप लोग पॉजिटिव ऑप्शन मानिएगा, ओके। चलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, छोटा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी लॉन्ग लॉन्ग आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, स्क्रीन पे आते ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी, यानी कि एक अध्यापिका है उनके द्वारा कौन सी अपनाई गई जो युक्ति है वो विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। पहला ऑप्शन है बड़े बड़े गद्य कंठस्थ यानी कि याद करने के लिए देना, जो कि बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स, रट्टाफिकेशन हमने आपको बताया है निगेटिव होता है। दूसरा ऑप्शन है किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारित तरीके को प्रोत्साहित करना, अभिसारी नहीं बल्कि आपके खुले अंत वाले जिसे अपसारी कहते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए समस्या समाधान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका नहीं होगा। तीसरा आपका ऑप्शन है कि प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, देखिए जहां पर पुरस्कृत आता है, ठीक है, ये आपका निगेटिव होता है। और चौथा है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो, यानी कि अपसारी चिंतन वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है, ठीक है, यानी कि जो वंचित वर्गों से संबंधित जो विद्यार्थी हैं इनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन है आपका अनम्य पाठ्यक्रम, दूसरा है परीक्षा केंद्र शिक्षा शास्त्र, तीसरा है उचित समायोजन और चौथा है अगम्य यानी कि दुर्गम इमारती संरचना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका उचित समायोजन होगा, ठीक है। यदि आप उचित समायोजन करेंगे, ठीक है, तो जो वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थी हैं उनका सफल समावेशन भी हो पाएगा, ठीक है, उचित समायोजन से। तो यार राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है, ठीक है, आपको बताना है कि किस सिद्धांत पर समावेशन की जो विचारधारा है वो आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका समता, दूसरा है समानता, तीसरा है अलगाव और चौथा है पक्षपात। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो समावेशन की विचारधारा आधारित है वो आपका समता पर आधारित है, ठीक है, समता, यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है, यानी कि जो बच्चे अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार से जूझ रहे हैं, ठीक है, इन विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, दूसरा जो कि बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स बहुत सचेत होना, ऐसा भी नहीं होता है, तीसरा है लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, बिल्कुल नहीं, और चौथा आकुल होना। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता जो विकार है, ठीक है, इनसे जूझ रहे विद्यार्थियों में ये जो आकुल होना होता है, ठीक है, यही लक्षण अक्सर पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
कि सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। ध्यान देना है, जो सबसे उपयुक्त होगा वही आपको आंसर टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। कि सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। पहला ऑप्शन है, वे कार्य को समझने में काफी समय लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है, यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, ठीक है, वो फटाक से किसी भी समस्या को समझ लेता है, ठीक है। तो उसको कार्य को समझने में काफी समय नहीं लगता है। दूसरा ऑप्शन है, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। सृजनात्मक यानी कि निर्माण करना, ठीक है। तो वो नवीन जो विचार होंगे, मूल विचार होंगे, ठीक है, उसको जल्दी वो सुझाते हैं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उनका जो आईक्यू लेवल होता है फ्रेंड्स, वो 130 से प्लस होता है, ठीक है, 130 से ज्यादा होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। सृजनात्मक बच्चे देखिए पिछड़े नहीं होते हैं। और चौथा लास्ट ऑप्शन है कि उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी मेहनत लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको विषय वस्तु को समझने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। बहुत कम ही मेहनत में उनको समझ में आ जाती है, क्योंकि जो उनका आईक्यू लेवल होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल सही होगा, और जो सबसे करेक्ट है वही ऑप्शन आपको टिक करना है सी टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। क्वेश्चन देखिए पूछा कि जो स्वलीनता होती है कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती का पैदा यानी कि चुनौतियां पैदा करती है, ठीक है, चुनौतियां होती हैं। फिर भी जो स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी हैं उनमें निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। पहला ऑप्शन है आपका व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन। तीसरा है आपका संज्ञानात्मक नम्यता, और चौथा है अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा कि जो आपकी स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों में उनमें एक कैसा सामर्थ्य होता है, ठीक है, जो अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है, तो वो आपका पहला ऑप्शन होगा कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, ठीक है। ये स्वलीनता से जो जूझते हुए विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनमें ये सामर्थ्य होता है कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करना। तो इसका जो अध्यापिका होती है वो भी उपयोग कर सकती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली, ठीक है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। आपको बताना है कि जो विद्यार्थी हैं उनमें प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एज ए अध्यापिका यानी कि जो आपके टीचर हैं उनको किस पर बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन है दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर रट्टाफिकेशन कंठस्थ आ गया है, तो ये आपका निगेटिव ऑप्शन होगा, ठीक है। और दूसरा है आपका कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के लिए। देखिए जहाँ पर प्रतिस्पर्धा होता है फ्रेंड्स, ये भी आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार के अनुकूलन के लिए, गलत, और ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। चौथा है आपका कि पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। देखिए जब आपका वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ने के लिए जहां पर आपका ऑप्शन आता है वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, क्योंकि जो संदर्भ होता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। सीटेट में निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर रखता है। यानी कि जो सबसे कम जो नॉट वाले क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना है, ठीक है, जो नॉट वाले ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे कम आंकता है विद्यार्थियों में, ठीक है, पहला ऑप्शन है खोजी अधिगम, ये तो देखिए बिल्कुल ही पॉजिटिव होता है। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और आपका थर्ड ऑप्शन है सहज अनुमान लगाना, और चौथा है निष्क्रिय नकल, ठीक है। देखिए जो निष्क्रिय नकल होता है वो सही होगा आपका, ठीक है। जो आपका सक्रिय नकल हो जाएगा यहाँ पर रहता तो वो आपका वो गलत होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सहज अनुमान लगाना नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे योग्यता को कमतर आकता है, तो यहाँ पर तो आपका निष्क्रिय नकल नहीं नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका सहज अनुमान लगाना यही आपका करेक्ट वैसे होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग थर्ड को ही ऑप्शन टिक कर लीजिए, और हम आप लोगों को बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि फोर्थ और थर्ड में से थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। क्योंकि निष्क्रिय नकल
निष्क्रिय तो मान लीजिए नेगेटिव आपका होता है, ठीक है? नकल भी आपका नेगेटिव होता है। वैसे हालाँकि आपका 4th ऑप्शन ही सही होना चाहिए। चलिए आप लोग थोड़ा-सा 3rd और 4th में हम कन्फ्यूज़ है फ्रेंड्स। बाद में पता करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके बता देंगे, या फिर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके कथन और कारक वाले क्वेश्चन्स है, ठीक है? कथन और 1 मिनट। कथन और कारक वाले क्वेश्चन्स है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग अपने कथन को देखेंगे, ठीक है? कथन है कि किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग बीएड बीटीसी किए होंगे, ठीक है? आप जब भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए होंगे, लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उसमें जो बच्चों के पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उसको जोड़ते हुए आप लोग जो लेसन प्लान है उसको बना करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए, ठीक है? तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? और आपका जो तर्क है, ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या है। देखिए तर्क है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तभी जो अधिगम है वो अधिक प्रभावशाली होगा, ठीक है? तो ये आपका देखिए गलत नहीं है, केवल ए ही आपका गलत है। तो देखिए इसमें जो विकल्प है वो क्या दिया है? विकल्प देखिए यहाँ पर आपका जो है 3rd विकल्प देखिए सही है, कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रकृति, ठीक है, खाली स्थान और खाली स्थान है, यानी कि अधिगम की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है सक्रिय सामाजिक, दूसरा जो कि देखिए सही ही है, क्योंकि देखिए जहां पर सक्रिय आता है वो तो सही हो जाता है, ठीक है। दूसरा है निष्क्रिय, ये तो गलत होगा। सक्रिय व्यक्तिगत, देखिए सक्रिय तो पॉजिटिव है लेकिन व्यक्तिगत नहीं होता, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा निष्क्रिय व्यक्तिगत, ये दोनों ही गलत है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर गलत। जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सक्रिय और सामाजिक, ठीक है। इसमें सक्रिय हो जाएगा और इसमें सामाजिक हो जाएगा। अधिगम की जो प्रकृति होती है सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। आपको बताना है कि जो समस्या समाधान के लिए जो प्रभावशाली युक्तियां हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पर आपका स्मृति सहायक विधियां, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा प्रकार्यात्मक स्थिरता और चौथा है आपका कलन विधि। तो देखिए जो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है, ठीक है, वो आपका कलन विधि होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन होगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका कथन और कारक है। तो सबसे पहले हम लोग कथन को देखेंगे क्या है। कथन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। देखिए बिल्कुल सही है कि जो एक अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को अपने विचार साझा मतलब यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके जो विचार हैं, ठीक है, अपने से विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे उनके जो विचार है वो भले ही गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर गलत होंगे तभी तो आप विद्यार्थियों को अपने बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर करके बताएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए जो आर है आपका तर्क, उसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भ्रांतियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। नहीं, नहीं, होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए जो भ्रांतियाँ होती हैं वो विद्यार्थी गठित जो सहज सिद्धांत होती है, इसमें जो अधिगम प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, इसमें जो भ्रांतियाँ होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि देखिए आप गलतियों से ही सीखते हैं। मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था त्रुटियों के बारे में। त्रुटियाँ या फिर भ्रांतियाँ ये दोनों ही एक ही वर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए जो सबसे उपयुक्त कथन है वही आपको बताना है कि संवेग और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। तीसरा है निराशा अधिगमकर्ताओं और सॉरी
निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित करती है, जो कि गलत है। चौथा है आपका शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और चौथा क्या था, उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि जो संतुलित उत्साह होता है वो भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य जो है वो निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पहला है आपका महारत उन्मुखी, दूसरा है प्रदर्शन उन्मुखी, तीसरा है असफलता स्वीकृत, चौथा है सफलता परिहार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया है कि जहां पर आपसे विद्यार्थियों के लक्ष्यों के लिए बात आए, ठीक है, वहां पर महारत उन्मुखी जो होता है वही आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका महारत उन्मुखी यानी कि फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खाली स्थान है, इसके बाद अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि, यानी कि क्या चीज है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि खाली स्थान नकारात्मक रूप से भी से प्रभावित करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका विचारावेश संकल्पना मानचित्रण, दूसरा है निष्क्रिय नकल अनुसंधान, तीसरा है चर्चा समालोचनात्मक चिंतन और चौथा ऑप्शन है स्कीमा सक्रियता और क्या है अधिगम असक्तता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके बने हैं कि क्या है जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि क्या है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए जो स्कीमा सक्रियता है फ्रेंड्स, ये आपके सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। और जो अधिगम असक्तता है ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने सीडीपी के, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। पहला ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित, दूसरा है अध्यापक केंद्रित और तीसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित, चौथा है बहिष्कार केंद्रित। तो यहाँ पर देखिए जो 2020 आपके शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है फ्रेंड्स, ये आपका अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव करती है। कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए अधिगमकर्ता का मतलब होता है सीखने वाले से, और सीखने वाले कौन है? बच्चे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को केंद्र में रख करके शिक्षा शास्त्र आपको यानी कि जो उनके सिलेबस हैं, पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, ठीक है, उनको निर्धारण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के सीडीपी क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अगली क्लास आपके आप लोगों की एसएसटी की चलेगी, जो कि पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग पेपर 2 में एसएसटी अच्छे से पढ़ लिए तो आप लोग को कोई भी नहीं रोक सकता है एग्जाम क्वालिफाई करने से, सीटेट पेपर 2 का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कर लीजिए। हमारा चैनल है @learn with अल्पना, ठीक है। तो कंटिन्यू हमारे चैनल पे फ्रेंड्स आप सभी लोग बने रहिए और सभी लोगों को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है जो हमारे पुराने लर्नर हैं, ठीक है, उन लोग को भी बहुत लोगों का ऐसा हुआ है जो लोग इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, डिस्क्वालीफाई कर गए हैं सीटेट को। तो अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करिए और आप लोग बेहतरीन तरीके से जो बेहतरीन नंबर होगा, ठीक है, उसके साथ आप लोग इस बार सीटेट अपना क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे अपने अगली क्लास में एसएसटी के। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।